चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सबसे पहले तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है जो पार्टनर्स थे उनके बीच के रेशियो को चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल, पहले दो पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 2:3। अब वो ये चाहते हैं कि इसको इक्वल कर लिया जाए, 1:1 रेशियो हो जाए। तो इसको कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसके लिए आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन पहले समझना पड़ेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है जब भी कोई पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है, पार्टनरशिप डीड खत्म होती है और नया एग्रीमेंट शुरू होता है, इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आप जरा गौर से देखिए, पहले इनकी एक पार्टनरशिप डीड थी जिसमें लिखा हुआ था कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 होगा। अब वो खत्म होगी और एक नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी जिसकी डीड में लिखा होगा कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। तो इसी को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Whenever old partnership deed comes to an end and new partnership deed is formed, it is called as reconstitution of partnership. When reconstitution of partnership form takes place, तो कब कब होता है reconstitution of partnership? तो यहाँ पे 5-6 केसेस आपके सामने गिवन है। पहला होता है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, किसी पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर दो पार्टनरशिप फर्म्स का अमलगमेशन हो जाता है। तो इस समय पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करना पड़ता है। ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसमें क्या इफेक्ट है? इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या लिखा है? इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स एंड द न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। इस केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती, यानी कि फर्म का बिजनेस चालू रहता है। अब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या क्या करना है? व्हाट आर द इश्यूज विच वी आर सपोज टू डील विद व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। आपको ये पता लगाना होगा कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आपको रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट करना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना है। साथ ही आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करना है। तो अकाउंटिंग की नजर से अगर मैं देखूं तो ये सारे वो काम है जो आपको करने हैं। Why do partners change their profit sharing ratio? Partners क्यों अपना profit sharing ratio change करते हैं? This may happen on account of a change in the existing partner's role in the firm. For example, A और B दो पार्टनर थे, दोनों इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे। एक दिन ए को लगा कि वो ज्यादा काम करता है, उसने ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो उसने बी से कहा भाई मुझे ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है, या वाइस वर्सा, कोई भी कारण हो सकता है। Sacrificing ratio क्या होता है? Sacrificing ratio is the ratio in which one or more partners of the firm agree to sacrifice their share of profit in favor of one or more partners of the firm. जो भी पार्टनर अपने शेयर में से कुछ हिस्सा निकाल के किसी और पार्टनर को दे देता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। उसका रेशियो कैसे निकालते हैं? उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के पहले उसको कितना मिल रहा था उसमें से माइनस कर दीजिए बाद में, यानी अब उसको कितना मिल रहा है। ये करने से जो मिलता है इसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यदि पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। When is sacrificing ratio computed? In case of change in profit sharing ratio, in case of admission. तो sacrificing ratio दो केसेस में निकालते हैं, जबकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज हो रहा हो या फिर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो।
गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस शेयर इन प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो अगर किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा है किसी दूसरे पार्टनर से, तो उसको गेनिंग पार्टनर कहा जाएगा और उसका जो रेशियो होगा उसको निकालने का जो फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जो उसको नया प्रॉफिट शेयर मिल रहा है उसमें से माइनस कर दीजिए उसका पुराना शेयर, तो जो आएगा वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, the ratio in which all the partners including new partner will share future profits or losses of the firm। यहां जो मैं बार बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह रहा हूं, मतलब फर्म जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई तो पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है उनका पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो ये इसके बेसिक्स थे, आगे का डिटेल मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। Treatment of goodwill in case of change in profit sharing ratio among existing partners। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा तो फर्म की जो भी गुडविल है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब गुडविल दो तरीके की है आपकी, एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी है परचेज्ड गुडविल। हमारी बात हो चुकी है कि परचेज्ड गुडविल हमेशा बैलेंस शीट में लिखी जाती है। तो अगर परचेज्ड गुडविल की बात करेंगे तो परचेज्ड गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है यहां पर देखिए। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, तो ये जो गुडविल है बेसिकली ये फर्म के लिए एक खर्चा है, पार्टनर्स के लिए एक नुकसान है, तो इस नुकसान को पार्टनर्स से वसूल किया जाता है। जर्नल एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। याद रखिएगा गुडविल अगर बैलेंस शीट में लिखी हुई है तो ये एक नुकसान का आइटम है, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा और पार्टनर्स से वसूल करेंगे। पार्टनर से पैसे वसूल करेंगे, उनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट और गुडविल हो जाएगा क्रेडिट। अब जो केस है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। यदि पार्टनर्स ने गुडविल खुद जनरेट की है तो अब उसको कैसे ट्रीट करना है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर लीजिए उसको, ठीक है। दूसरा होता है कि पहले गुडविल को रेस करें और फिर राइट ऑफ करें। अब इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे तो यहां पर जो भी ट्रीटमेंट होगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में ही होगा, गुडविल का कहीं भी नाम नहीं आएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जो भी बंदा गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस करने वाले को पैसे देगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो गेन करने वाले से पैसे लेगा। ये जो केस है ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का। यदि किसी फर्म के अंदर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है तो वहां कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट वर्ड यूज कर लिया जाएगा। बाकी सब वही है, गेन करने वाला पैसे देगा, सेक्रीफाइस करने वाले को पैसे मिलेंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, बस इतना सा चेंज है। अब ये जो गेनिंग पार्टनर जो है ये किस तरीके से पैसे देगा, तो आप जो भी गुडविल निकालेंगे, जो भी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा गेनिंग रेशो से, तो ये कितने पैसे देने वाला है वो आ जाएगा। अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितने पैसे मिलने हैं वो देखना है तो गुडविल से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, तो इसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा जो केस होता है वो है गुडविल को रेस करना और राइट ऑफ करना। रेस करने का मतलब होता है पहले आप इनमें पुराने पार्टनर्स में जितनी गुडविल है वो बांट दीजिए। दूसरा है आप जो नए पार्टनर्स हैं या जो भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें पार्टनर्स से वसूल कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो जर्नल एंट्री होती है पहले पार्टनर्स को पैसे मिलते हैं रेस करने में, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे केस में पार्टनर से पैसे वसूल किए जाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये तरीका है रेस करने का और राइट ऑफ करने का। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो जहां मैंने कैपिटल वर्ड यूज किया था वहीं आप करंट वर्ड यूज कर लीजिएगा तो करंट वर्ड आ जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं है। तो फिक्स कैपिटल के केस में गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट
और फिर आप इसको रेस करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो ये दो आपके ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक गुडविल, जबकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है। जब भी किसी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उसमें जो भी रिजर्व्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं उनको भी ट्रीट करना पड़ता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होता क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब यदि कोई पिछले साल का प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व या कोई रिजर्व फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जनरल रिजर्व एक फ्री रिजर्व होता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या रिजर्व फंड, ये जो पैसा होता है ये पैसा कहीं ना कहीं कंटिंजेंसी रिजर्व होता है। यानी अगर इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम है तो वो क्लेम पहले दिया जाएगा और उसके बाद में वो बचे हुए पैसे को कंपनी यूज कर सकती है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ये था। अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पिछले साल अगर कोई लॉस हुआ था, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये लॉसेस हैं। ये लॉसेस पार्टनर से रिकवर किए जाते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, जो पुराने पार्टनर्स थे उनने अपनी मेहनत से बिजनेस चलाया, उनने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के जनरल रिजर्व में डाला, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में रखा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रखा। तो ये उनका अपना मेहनत का पैसा है। तो जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा तो इस पैसे को उनमें बांट दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई पुराने लॉसेस हैं, यानी पिछले साल कोई लॉस हुआ था या कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बना हुआ है, तो ये क्या है? नुकसान है। तो ये उन पार्टनर्स से ही वसूल किया जाएगा, जिससे कि जो भी नया पार्टनर आए वो एक फ्रेश स्टार्ट करे और पुराने पार्टनर्स को उनका हिस्सा मिल सके। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस में पहला जो केस है, व्हेन बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट। अब जो मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं बेसिकली यहां पर दो चीजों की बात कर रहा हूं। एक है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनके अगेंस्ट में एडजस्टमेंट हो सकता है। एडजस्टमेंट मतलब हो सकता है इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम हो सकता है कोई नुकसान हो रहा हो इन्वेस्टमेंट में, तो वो इसमें से चुकाना पड़े, तो उसको चुकाना नहीं है। यहां पर बिना एडजस्टमेंट के एंट्री करना है। तो ये पैसा रिजर्व्स है या प्रॉफिट्स है, पार्टनर्स में बांटा जाएगा। पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे, उनका कैपिटल बढ़ेगा, उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये जो पैसा प्रॉफिट का है या जो उनका अपना पैसा है, इसको उनको पुराने रेशो में उनको बांट दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई लॉसेस हैं तो वो उनसे रिकवर कर लिए जाएंगे। लॉसेस क्या हो सकता है? जैसा मैंने बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो पार्टनर से जब पैसे लेंगे तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट जो पार्ट है, यदि अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद बांटेंगे। प्रॉफिट ऐसे ही बढ़ जाएगा, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व ऐसे ही बढ़ जाएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में अगर कोई क्लेम है तो उसको माइनस कर देंगे, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर कोई लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में तो वो इसमें से काट दिया जाएगा और बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब जो पैसा क्लेम का है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का, वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के नाम से जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हो रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अगर कोई भी पैसा बचेगा तो वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो ये पूरी जर्नल एंट्री है यहां से यहां तक, वही है। P&L अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, WCR अकाउंट डेबिटेड, IFR अकाउंट डेबिटेड टू WCC, टू इन्वेस्टमेंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉसेस की रिकवरी का तरीका वही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएंगे, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि उनसे हम पैसा वसूल कर रहे हैं। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक केस और भी है, यदि पार्टनर्स मिलके ये डिसाइड करें कि उनकी जो नई बैलेंस शीट है उसके अंदर वो जनरल रिजर्व भी रखना चाहते हैं,
WCR भी रखना चाहते हैं, IFR भी रखना चाहते हैं, पुराने साल का प्रॉफिट भी रखना चाहते हैं, लॉसेस भी रखना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका जो नेट इफेक्ट है वो निकालेंगे। नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे भाई, जो पैसा उनको मिलने वाला था रिजर्व्स का वो प्लस कर दो, प्रॉफिट्स थे अगर कोई मिलने वाले थे प्लस कर दो, उसमें से अगर कोई लॉसेस है तो उसको माइनस कर दो, तो ये नेट इफेक्ट आ जाएगा। अब ये नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव है, यानी कि पार्टनरों को फायदा हो रहा है, तो इस केस में जो अंदर आ रहा है पार्टनर वो गेन करेगा, और जो बाहर जा रहा है, जो अपना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको लॉस होगा। तो गेनिंग पार्टनर पैसे देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसे मिलेंगे। जर्नल एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर ये नेट इफेक्ट माइनस में आ रहा है, यानी बेसिकली लॉस हो रहा है, तो लॉस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से वसूल किया जाएगा और इस बार गेनिंग पार्टनर को पैसे मिलेंगे। जर्नल एंट्री होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सिचुएशन समझाई है। पहली ए और बी सिचुएशन वो थी जबकि हम नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें ना रिजर्व लिखा जाएगा, ना प्रॉफिट होगा, ना कोई लॉस लिखा जाएगा, सारा का सारा हम आज ही बांट देंगे। ये जो तीसरा केस है सी, इस केस के अंदर यहां पर नई बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें सारी पुरानी चीजें ऐसी की ऐसी लिखी हुई होंगी, बस अगर कोई प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को दे देगा, और अगर कोई लॉस हो रहा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर देगा गेनिंग पार्टनर को। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जिसको इसलिए बनाया जाता है कि यदि कोई वर्कमैन के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका खर्चा उठाया जा सके। ठीक है, तो हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड 4 केसेस हैं यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के समय। या तो हम इस पैसे को बांट देंगे या फिर नहीं बांटेंगे। तो पहला केस है व्हेन देयर इज नो क्लेम, यानी अगर आपने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाया है और उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, तो वो एक फ्री रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका पूरा पैसा पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। जर्नल एंट्री करनी है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है, उनके कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। दूसरा केस है व्हेन WCC इज इक्वल टू WCR, यानी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, यानी आपने जितने अमाउंट का रिजर्व बनाया था उतने ही अमाउंट की लायबिलिटी उसके ऊपर आ गई। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का रिजर्व बनाया था और कहीं आपको 50,000 खर्चा करना है, तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा पैसा क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा। जर्नल एंट्री होगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। अब ये जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है इसके बारे में याद रखिएगा, बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो फर्म ने अभी तक पे नहीं किया है। ठीक है। थर्ड, व्हेन WCR इज ग्रेटर देन WCC, यानी आपने जो रिजर्व बनाया है वो ज्यादा अमाउंट का है और क्लेम कम अमाउंट का है, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा रिजर्व में, तो जो पैसा रिजर्व में एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। जर्नल एंट्री होगी, WCR अकाउंट डेबिटेड टू WCC अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का रिजर्व बनाया था, 60,000 का क्लेम था, तो वो क्लेम में डाल दीजिए, बचे हुए 40,000 रुपए पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। चौथा जो केस है, WCR इज लेस देन WCC, यानी रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का रिजर्व बनाया था और आपके ऊपर जो क्लेम आ गया वो 1.2 लाख का, 1,20,000, तो 1 लाख तो WCR से वसूल करेंगे और 20,000 जो वसूल किए जाएंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अब याद रखिएगा, यहां पर गलती मत कीजिएगा, ये पैसा पार्टनर से सीधे वसूल नहीं करना है, ये आपको ट्रांसफर कर देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो आपकी जो जर्नल एंट्री बन रही है इस केस में, जबकि WCR कम है और WCC ज्यादा, तो WCR अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यू, आई एम सॉरी, WCR अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू WCC अकाउंट। तो ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जिसको हम इसलिए बनाते हैं कि यदि इन्वेस्टमेंट किया हमने कहीं पर और उसमें कोई लॉस हो गया,
तो उस लॉस को हम इस रिजर्व में से पैसे निकालकर पूरा कर सकें। यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उसमें लॉस हो रहा है, तो पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकाल के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। चलिए इसके जो 4 केसेस है देखते हैं। फर्स्ट है व्हेन बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, यानी आपने इन्वेस्टमेंट जितने में खरीदा था आज भी मार्केट में उसकी उतनी ही कीमत है, यानी एक्चुअली आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो उस सूरत में जब आपको कोई लॉस नहीं हो रहा होता है तो ये फ्री रिजर्व बन जाएगा, यानी इसके पैसे को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सेकेंड केस है व्हेन बुक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू ज्यादा है। आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और वो बढ़ के 1,20,000 हो गया, यानी कि आपको 20,000 का फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है मतलब नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो भी पैसा रखा है वो फ्री रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सेम जो एंट्री ऊपर थी वैसी की वैसी एंट्री है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। थर्ड केस है व्हेन बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, यानी जितने में खरीदा था वो ज्यादा है और आज की तारीख में मार्केट में कम कीमत है, लॉस हो रहा है। आगे लिखा है व्हेन लॉस इज लेस देन आईएफआर, यानी कि आपने जितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है उससे कम का लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है और आपको जो लॉस हो रहा है वो 25,000 का हो रहा है। तो 25,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, बचे हुए 75,000 रुपीज आप ट्रांसफर कर दीजिए पार्टनर्स में, क्योंकि वो पैसा फ्री हो गया। तो जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। चौथा और लास्ट केस है व्हेन बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, यानी जितने में खरीदा था वो ज्यादा है, बाजार में भाव कम है। व्हेन लॉस इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी जो नुकसान हो रहा है वो जितने का रिजर्व बनाया था उससे ज्यादा का है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया था और आपको 1,50,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो ऐसे में बचा हुआ पैसा कहां से आएगा? ये गलती मत कीजिएगा कि पार्टनर से वसूल करेंगे, नहीं, यहां पर ये आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी यहां पर डेबिट हो जाएगा। आपकी जो जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको तब प्रिपेयर करा जाता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, यानी जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा हो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, अमलगमेशन हो, ऐसे केसेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि फर्म की जो एसेट्स हैं उनको रीवैल्यू किया जा सके और लायबिलिटीज जो है उनको रीअसेस किया जा सके। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब है आपने जो एसेट्स खरीदी थी उनकी आज की तारीख में मार्केट वैल्यू क्या है, या आपकी जो लायबिलिटीज थी आज की तारीख में उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। हो सकता है कि आपने कोई एक प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की खरीदी होगी, आज वो बढ़ के 20 लाख रुपए की हो चुकी होगी, यानी कि उसकी वैल्यू में चेंज आया। तो अगर कोई फायदा हो रहा है तो उस फायदे के ऊपर पहला जो अधिकार होगा वो उन पार्टनर्स का होगा जिनने अपने पैसों से उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स। तो उसका पैसा ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। सिमिलरली किसी असेट में अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान भी पुराने पार्टनर से ही वसूल किया जाना चाहिए। नए पार्टनर का उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसको फ्रेश स्टार्ट मिलना चाहिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? ताकि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हो। अब इसको करने के दो तरीके हैं। अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें एसेट्स की या तो नई वैल्यू लिखी जाएगी या फिर पुरानी वैल्यू लिखी जाएगी। तो पहला जो मेथड है इसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका क्या है? यदि आप देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। इसको किस लिए बनाया जाता है? दिस इज प्रिपेयर्ड टू रीवैल्यू एसेट्स एंड रीअसेस लायबिलिटी।
profit or loss from revaluation account is distributed among the partners in their old profit sharing ratio. Very important. इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि आपके assets और liabilities का revaluation हो सके, साथ ही इसमें अगर कोई profit हो रहा हो या loss हो रहा हो तो old partners में उनके old ratio में बांटा जाता है. अगर फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना है, नुकसान होगा तो डेबिट साइड में लिखना है. ध्यान से देखिए, सबसे पहले यदि आपकी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो जितने अमाउंट से बढ़ रही है आपको वो अमाउंट लिखना है. से आपने 15 लाख की चीज खरीदी थी, वो बढ़ के 18 लाख की हो गई, तो यहां पर आपको 3 लाख लिखना है. आपकी टोटल एसेट की वैल्यू नहीं लिखना है, कितनी वैल्यू बढ़ी वो लिखना है. तो एसेट बढ़ रही है, फायदा हो रहा है. सिमिलरली अगर कोई लायबिलिटी कम हो गई तो भी तो फायदा हो रहा है. आपने किसी को 1 लाख रुपए देने थे, अब पता चला कि 1 लाख नहीं देने, उसको 80,000 ही देना है, तो 20,000 का कम पैसा देना है, यानी ये भी एक फायदा है. तो अगर असेट बढ़ रही है या लायबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिट साइड में आएगा. अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल गई आपको, अनरिकॉर्डेड असेट मतलब एक ऐसी एसेट जो आपकी बुक्स में लिखी हुई ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई फर्नीचर था, ठीक है, आपने जब खरीदा था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते रहे आप कुछ साल तक और पता चला उसकी वैल्यू 0 हो गई. लेकिन आज आपने निकाल के देखा उसको तो पता चला मार्केट में उसकी वैल्यू 0 नहीं हुई है. आज भी उसको बेचेंगे तो आपको काफी पैसे मिल सकते हैं. तो एक ऐसी एसेट जो कि आपकी बुक्स में लिखी हुई नहीं है, उसी को अनरिकॉर्डेड एसेट कहा जाता है और इसका मिलना फर्म के लिए फायदेमंद होता है, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं. अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे फिर? तो डेबिट साइड में यदि किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, यदि कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, यदि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यानी ऐसी लायबिलिटी जो बुक्स में लिखी हुई नहीं थी, अब आपको अचानक से पता चला कि आपको उसको भी पैसे देने हैं. ठीक है, तो ये भी एक नुकसान है. तो नुकसान के जो आपके सारे आइटम है वो आपको डेबिट साइड में लिखना है. अच्छा, टू बैंक या कैश एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन करेंगे तो कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लैंड था, लैंड का वैल्यूएशन कैसे करते हो आप? वैल्यूअर के पास जाओगे, वो उसको उस आज की तारीख में जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बताएगा कितने पैसे लगेंगे आज की तारीख में, बदले में वो कुछ फीस चार्ज करेगा. तो ये क्या हुआ? रिवैल्यूएशन एक्सपेंस. तो अगर फर्म कुछ खर्चा कर रही है रिवैल्यूएशन पे तो टू बैंक या कैश के नाम से आ जाएगा. यदि फर्म डायरेक्टली खर्चा नहीं कर रही है, उन्होंने किसी पार्टनर को ऑथराइज कर दिया और उसको पैसे दे दिए कि आप ये देखिए, तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा चला जाएगा. तो ये सारे आइटम जो है फर्म के लिए खर्चे के आइटम है. कमाई के आइटम सारे क्रेडिट साइड में, खर्चे के सारे डेबिट साइड में. अब अगर आपका खाता क्रेडिट बैलेंस है, यानी आपकी कमाई ज्यादा है और आपके खर्चे कम है, तो इस पर होगा रिवैल्यूएशन गेन. और ये जो रिवैल्यूएशन गेन होगा ये पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा. साथ ही अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, यानी नुकसान ज्यादा हो रहा है और कमाई कम हो रही है, तो इस सूरत में जो होता है उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन लॉस. तो रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स से वसूल करना पड़ेगा, ठीक है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. तो ये पहला केस था रिवैल्यूएशन अकाउंट का. रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपकी नई बैलेंस शीट में अब असेट उस भाव में दिखेगी जो आज का भाव है, या लायबिलिटी उस रेट पर दिखेगी जो आज की रेट में है. ठीक है, अनरिकॉर्डेड असेट बैलेंस शीट में नजर आएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नजर आएगी. कभी कभी ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स इस चीज पर एग्री करें कि पुरानी जो भी उनकी एसेट्स या लायबिलिटीज थी वो सब एज इट इज शो करती रहें, बैलेंस शीट में कोई चेंज न हो. तो ऐसे में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है उसको अगर नुकसान हो रहा है तो उसको पूरा करने का तरीका ये है, आप निकालेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. यानी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे इस बार, आप सिर्फ उसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे. यानी जो आइटम क्रेडिट साइड में लिखे थे, यानी जो फायदे के थे उन सबको प्लस कर दीजिए, जो लॉस के थे उनको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका नेट इफेक्ट. अगर आपका नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, तो वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा. कैसे बांटेंगे? जो गेन कर रहा है वो पैसे देगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पैसे मिलेंगे. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. गेनिंग पार्टनर इस नेट इफेक्ट में जितना उसका गेनिंग रेशो आ रहा है उसके हिसाब से पैसे देगा,
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतने पैसे मिलेंगे जो नेट इफेक्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। सिमिलरली अगर नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अगर नेगेटिव आ रहा है यानी पार्टनर से पैसे वसूल करने पड़ेंगे, तो इस बार जो सेक्रीफाइस कर रहा है वही पैसे देगा और जो गेन कर रहा है उसको पैसे मिलेंगे। जर्नल एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।